हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 7 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में कैंसर सहायता केंद्र खोले जाएंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 12 जिलों में। अगला क्वेश्चन है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 फरवरी को गोरखपुर सदर विधानसभा सीट से नामांकन किया। इसके बाद उन्होंने गोरखपुर में किसका उद्घाटन भी किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, मीडिया सेंटर का। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी 2021 की अगर आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इस PDF में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की जनवरी 2022 मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप ये दोनों PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों PDF डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं आकाश कंसल, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, सूरत में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नवदीप सिंह गिल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लेखा महानियंत्रक यानी CGA का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सोनाली सिंह को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय एयरलाइन इंडिगो के प्रबंध निदेशक कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, राहुल भाटिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रमेश देव का निधन हुआ, यह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो जो रमेश देव हैं ये अभिनय से संबंधित थे और मराठी अभिनेता थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बन गए? तो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं गौतम अडानी, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस शिक्षण संस्थान ने निगाता विश्वविद्यालय जापान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, IIT BHU ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT BHU वाराणसी ने शिक्षा, संयुक्त अनुसंधान, व्याख्यान और संगोष्ठियों के आयोजन, छात्रों, संकाय सदस्यों के आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए निगाता विश्वविद्यालय जो कि जापान में है इसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार दोनों संस्थान यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि समान संख्या में छात्रों का आदान प्रदान हो। विनिमय कार्यक्रम के लिए छात्रों का चयन करने के लिए दोनों छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर प्रक्रिया और चयन स्थापित करेंगे। मेजबान विश्वविद्यालय या संस्थान विनिमय छात्रों के लिए परीक्षा शुल्क, प्रवेश और शिक्षण शुल्क माफ करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का जो एक संस्थान है IIT BHU जो कि वाराणसी में है, तो इस संस्थान ने जापान के एक शिक्षण संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान का कौन सा विश्वविद्यालय है? तो निगाता विश्वविद्यालय, ये जापान का है जिसके साथ जो है IIT BHU ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। अब दोस्तों ये जो समझौता हुआ है इसके अनुसार क्या होगा? तो ये समझौता जो है शिक्षा, संयुक्त अनुसंधान, व्याख्यान, संगोष्ठियों के आयोजन, छात्रों या संकाय सदस्यों के आदान प्रदान और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया गया है। तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि भारत के किस संस्थान ने जापान के निगाता विश्वविद्यालय से समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये है IIT BHU जो कि वाराणसी में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर वाराणसी की बात है तो वाराणसी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैप में देखेंगे कि वाराणसी कहाँ पर है।
तो ये है मैप में वाराणसी, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं वाराणसी है। और दोस्तों ये जो वाराणसी है ये उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों को टच करता है, तो यहाँ पर देखेंगे ये है चंदौली, और यहाँ पर है जौनपुर और संत रविदास नगर और मिर्जापुर, तो ये वो जिले हैं, और इसके साथ ही गाजीपुर, तो ये वो जिले हैं जिनकी सीमा को वाराणसी टच करता है। अब दोस्तों वाराणसी से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, तो सबसे पहले तो आपको वाराणसी के उपनाम ध्यान रखने हैं। कौन कौन से उपनाम है इसके, तो विश्वनाथ नगरी है, मुक्ति नगर और घाटों का नगर, ठीक है, और इसे ही काशी भी कहा जाता है, तो ये इसके उपनाम है। और दोस्तों वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों वाराणसी में कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ है, क्योंकि अधिवेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पर हुआ है 21वां, ठीक है, 21वां कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। और ये कब हुआ है, तो 1905 में कांग्रेस का 21वां अधिवेशन हुआ, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वाराणसी का एक जिला एक उत्पाद क्या है, तो बनारसी रेशम साड़ियाँ वाराणसी का एक जिला एक उत्पाद है। और दोस्तों इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि अभी कुछ दिन पहले जो वाराणसी की लाल मिर्च है उसे भी ODUP में शामिल किया गया, तो इसे भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों वाराणसी में जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनका जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, वाराणसी जिले के भदैनी नामक नगर में जो रानी लक्ष्मीबाई हैं उनका जन्म हुआ था। वाराणसी के प्रमुख मेले या महोत्सव कौन कौन से हैं, तो नकटैया मेला, वाराणसी महोत्सव और दशहरा मेला, ये वाराणसी के प्रमुख मेला या महोत्सव हैं। दोस्तों प्रदेश का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र जो है बनारस अखबार, इसका संपादन जो है किसने किया था, तो गोविंद रघुनाथ दत्ते ने 1845 में किया था। कब किया था, 1845 में किया था। ये क्या है, प्रदेश का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र, ठीक है, किस नाम से, तो बनारस अखबार के नाम से, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, प्रदेश का पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र रेलवे संग्रहालय कहां पर है, तो ये भी कहां पर है, वाराणसी में है। ध्यान रखना है किसकी बात की जा रही है, रेलवे संग्रहालय की। रेलवे संग्रहालय कहां पर है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र, तो ये वाराणसी में स्थित है। दोस्तों देश का पहला फ्लोटिंग CNG स्टेशन कहां पर बनाया गया, तो ये भी वाराणसी में बनाया गया, और इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो दिसंबर 2021 में, दिसंबर 2021 में देश के पहले फ्लोटिंग CNG स्टेशन का उद्घाटन किया गया था, जो कि वाराणसी में स्थित है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अभी जो है देश का पहला गंगा रोपवे ये बन रहा है, कहां पर बन रहा है, तो ये भी वाराणसी में बन रहा है, और इसका शिलान्यास 13 दिसंबर 2021 को किया गया था। तो ये जो क्वेश्चन है वाराणसी से रिलेटेड आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, इनमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस संस्थान में ड्रोन ऑपरेटर प्रशिक्षण कोर्स आरंभ किया जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, IIT कानपुर में। ड्रोन प्रणाली का देश में जिस तेजी से इस्तेमाल हो रहा है उस अनुपात में उसके ऑपरेटर नहीं है, लिहाजा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर ने इस समस्या का हल भी ढूंढना शुरू कर दिया। अगले कुछ महीनों में IIT का एयरोस्पेस इंजीनियरिंग विभाग ड्रोन ऑपरेटर तैयार करने के लिए एक प्रमाण पत्र कोर्स शुरू करने वाला है। इसके लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय व प्रदेश सरकार से वार्ता चल रही है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर जो संस्थान है, तो ये जो संस्थान है वो ऑपरेटर तैयार करने के लिए एक प्रमाण पत्र कोर्स शुरू करने जा रहा है। क्योंकि देश में अगर देखा जाए ड्रोन प्रणाली को लेकर के, तो विकास तो देश में काफी ज्यादा हो रहा है ड्रोन प्रणाली को लेकर, लेकिन उस अनुपात में उसके ऑपरेटर नहीं है, यानी उसे ऑपरेट करने वालों की संख्या यहाँ पर कम है। तो इस तरह के ड्रोन प्रणाली के लिए कौन सा संस्थान प्रमाण पत्र कोर्स शुरू करने वाला है, तो IIT कानपुर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर अंडर-19 विश्व कप 2022 का खिताब जीता, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, भारत ने। भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर अंडर-19 विश्व कप 2022 का खिताब जीता। शेख रशीद और निशांत सिंधु ने 190 रनों का पीछा करते हुए 50 रनों की पारी खेली। भारत ने एंटीगुआ में रिकॉर्ड 5वां अंडर-19 विश्व कप खिताब जीता। राजबाबा ने लगातार 5 विकेट हासिल किए, जबकि रवि कुमार ने इंग्लैंड को 189 रनों पर समेटने के लिए 4 विकेट हासिल किए।
और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, उन्होंने 40 लाख रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा भी की है। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता, तो ये जीता है भारत ने। और किसे हरा करके, तो इंग्लैंड को हरा करके। कितने विकेट से, तो 4 विकेट से हरा करके भारत ने अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महान गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2001 में। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये थी भारत की महान गायिका लता मंगेशकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का 6 फरवरी 2022 को मुंबई में निधन हो गया। वे 92 साल की थी। लता मंगेशकर का जन्म कहां पर हुआ था और कब हुआ था? तो 28 सितंबर 1929 को इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, जन्म से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने साल 1942 में केवल 13 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी और उन्होंने कई भारतीय भाषाओं में अब तक 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी नवाजा जा चुका है। इसके अतिरिक्त उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण एवं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लता मंगेशकर ने अपना पहला हिंदी फिल्मी गाना साल 1949 में आई फिल्म महल हेतु गाया था। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे संबंधित आपको कई सारी चीजें अच्छे से ध्यान रखनी है कि भारत की प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर का कब निधन हुआ? तो 6 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ। कहां पर हुआ? तो मुंबई में इनका निधन हुआ। और कितनी साल की उम्र में इनका निधन हुआ? तो 92 साल की उम्र में इनका निधन हुआ। इनका जन्म कहां पर हुआ था? अच्छे से ध्यान रखना है, 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में। और दोस्तों इन्हें जो है देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। तो भारत रत्न से इन्हें कब सम्मानित किया गया? तो 2001 में। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है, 2001 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो पद्म भूषण से इन्हें कब सम्मानित किया गया? तो 1969 में। कब? 1969 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से 1999 में। 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से इन्हें कब सम्मानित किया गया? तो 1989 में। ध्यान रखना है, 1989 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए कि जो लता मंगेशकर हैं, इन्हें कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया। जैसे फिल्म फेयर पुरस्कार है, तो कई बार इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार दिए गए। जैसे 1958 है, 62, 65, 1969, 1993 और 1994 में इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा राष्ट्रीय पुरस्कार अगर देखा जाए तो 1972, 1975 और 1990 में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा दोस्तों इनके नाम पर कई सारे रिकॉर्ड भी हैं। कौन से हैं? तो एक तो रिकॉर्ड आपको ध्यान रखना है कि दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड किसका है? तो ये है लता मंगेशकर का। और ये कब बना था? तो 1974 में। 1974 में ये रिकॉर्ड बना था कि दुनिया में सबसे अधिक गीत गाने का रिकॉर्ड। और दोस्तों इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इन्हें साल 1979 में, कब? साल 1979 में इन्हें ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में रेन ऑर्केस्ट्रा के साथ गाने का अवसर मिला था। और ऐसा अवसर पाने वाली ये पहली भारतीय थी। ठीक है, ध्यान रखना है कि 1979 में जो ब्रिटेन के विश्व प्रसिद्ध रॉयल अल्बर्ट हॉल में रेन ऑर्केस्ट्रा के साथ, किसके साथ? रेन ऑर्केस्ट्रा के साथ गाने का इन्हें अवसर मिला था। और ऐसा अवसर पाने वाली ये पहली भारतीय थी। और दोस्तों इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इन्हें कब द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में नामित किया गया? तो 2001 में। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 2001 में इन्हें द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के रूप में नामित किया गया था। तो ये सारी चीजें आपको लता मंगेशकर से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हाल ही में इनका निधन हुआ है 6 फरवरी 2022 को। अगला क्वेश्चन है, 100 वनडे मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है, जिन्हें वर्ष 2007 में अर्जुन अवार्ड और 2014 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अंजुम चोपड़ा। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं,
ये है महिला क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा, जिनके नाम पर 100 वनडे मैच खेलने का रिकॉर्ड है। 17 साल की उम्र में डेब्यू करने वाली पूर्व महिला क्रिकेटर अंजुम चोपड़ा ने करियर में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। अब वो कमेंटेटर के रूप में सक्रिय हैं और इनके नाम पर 100 वनडे मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनने का रिकॉर्ड है। इन्हें साल 2007 में अर्जुन अवार्ड और 2014 में पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। तो दोस्तों इनका नाम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत की पहली महिला क्रिकेटर जिसने 100 वनडे मैच खेले, ये रिकॉर्ड किसके नाम पर है, तो वो है अंजुम चोपड़ा के नाम पर। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में ये कमेंटेटर के रूप में सक्रिय हैं, यानी पूर्व महिला क्रिकेटर हैं और वर्तमान में कमेंटेटर के रूप में सक्रिय हैं। अगला क्वेश्चन है, काला घोड़ा फेस्टिवल 2022 फरवरी में कब से कब तक मनाया जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 5 फरवरी से 13 फरवरी तक। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है। ये वार्षिक सांस्कृतिक समारोह दक्षिण मुंबई के धरोहर उपक्षेत्र के व्यापक क्षेत्र में आयोजित किया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव 9 दिनों तक चलने वाला वार्षिक उत्सव है, जो हमेशा फरवरी के पहले शनिवार को शुरू होता है और इसका समापन कब होता है, तो हमेशा फरवरी के दूसरे रविवार को दक्षिण मुंबई भारत के काला घोड़ा क्षेत्र में इसका समापन होता है। इस बार अगर 2022 में देखा जाए कि काला घोड़ा कला महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है, तो 5 फरवरी को ये शुरू हुआ और 13 फरवरी को ये समाप्त होगा। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि काला घोड़ा कला महोत्सव ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, तो मुंबई में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कला महोत्सव है और इसकी जो शुरुआत है और इसका जो अंत है वो कब होता है, तो हर साल फरवरी के पहले शनिवार को ये शुरू होता है और फरवरी के दूसरे रविवार को ये समाप्त होता है और ये 9 दिनों तक चलने वाला उत्सव होता है। अगला क्वेश्चन है, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, चीन में। चीन की राजधानी बीजिंग में शुक्रवार को 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हो गई और इसका जो आयोजन है वो कब से कब तक किया जाएगा, तो ध्यान रखना है 4 फरवरी से 20 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। इसमें 7 खेलों की 109 स्पर्धाएं होंगी, जिसमें 91 देशों के 2871 खिलाड़ी भाग लेंगे। अगर भारत से बात की जाए तो मोहम्मद आरिफ खान इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जो 2 स्पर्धाओं कौन कौन सी, स्लैलम और जायंट्स स्लैलम में हिस्सा लेंगे। दोस्तों यहाँ पर यह पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों में पहला पदक जो है वो किसने जीता है, तो पहला पदक जो है जीता जा चुका है और किसने जीता, तो विश्व स्कीइंग चैंपियन थेरेसी जोहॉग ने बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। यानी पूछा जाए कि 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों में पहला गोल्ड मेडल किसने नाम किया, तो स्कीइंग चैंपियन थेरेसी जोहॉन ने ये गोल्ड मेडल नाम किया है। नॉर्वे की जोहॉन ने महिला क्रॉस कंट्री स्कीइंग 7.5 किलोमीटर प्लस 7.5 किलोमीटर स्की एथलॉन स्वर्ण अपने नाम किया है। देखिए यहाँ से अगर पूछा जाए कि किस देश की है ये थेरेसी जोहॉग, तो ये नॉर्वे की है, ठीक है। और इन्होंने किस स्पर्धा में पदक जीता है गोल्ड मेडल, तो क्रॉस कंट्री स्कीइंग 7.5 किलोमीटर प्लस 7.5 किलोमीटर स्की एथलॉन प्रतियोगिता में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि जो 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल हैं इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो चीन की राजधानी बीजिंग में इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक किया जाएगा, तो 4 फरवरी से 20 फरवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। और भारत की तरफ से अगर देखा जाए तो मोहम्मद आरिफ खान जो है इन खेलों में क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों अगर चीन की बात की जाए तो चीन की राजधानी क्या है, तो बीजिंग चीन की राजधानी है। चीन की करेंसी क्या है, तो रेनमिनबी चीन की करेंसी है। और चीन के प्रेसिडेंट कौन है, तो शी जिनपिंग चीन के प्रेसिडेंट है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना ऊंचे पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, सुपर माउंटेन। धरती पर हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ मिले जिन्हें वैज्ञानिकों ने सुपर माउंटेन का नाम दिया है। कैनबरा स्थित ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के पोस्ट डॉक्टोरल शोधार्थी झी झू ने एक बयान में कहा कि प्राचीन सुपर माउंटेन जैसी कोई भौगोलिक जगह अब धरती पर नहीं है। यानी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी के जो शोधार्थी हैं झी झू, तो इन्होंने एक स्टडी की है और उसके आधार पर इन्होंने ये बताया कि धरती पर हिमालय से भी 3 गुना पहाड़ पाए जाते थे
और उन्हें जो है नाम क्या दिया गया, तो सुपर माउंटेन उनको नाम दिया गया है। लेकिन अभी अगर देखा जाए तो वर्तमान में धरती पर ऐसी कोई भौगोलिक जगह नहीं है। जीजू ने अपने साथियों के साथ अति प्राचीन चोटियों की स्टडी की है, जो 15 फरवरी 2022 को जर्नल अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंस लेटर्स में पीयर रिव्यू के लिए प्रकाशित होगी, जिसमें इन सुपर माउंटेन्स के निर्माण और खत्म होने की पूरी रिपोर्ट है। यानी जो जीजू है और इनके जो साथी है, उन्होंने मिलकर के अति प्राचीन चोटियों की स्टडी की है, और इनकी जो स्टडी है वो 15 फरवरी 2022 को जनरल अर्थ एंड प्लैनेटरी साइंस लेटर्स के नाम से जो है प्रकाशित की जाएगी। और इसमें ये बताया जाएगा कि जो सुपर माउंटेन्स हैं इनका निर्माण कैसे हुआ और ये कैसे खत्म हुए। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि धरती पर हिमालय से 3 गुना पहाड़ पाए जाते थे, तो इसे जो है वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया, तो सुपर माउंटेन्स इसको नाम दिया गया है। और ये जो स्टडी की है वो किसने की है, तो जीजू ने अपने साथियों के साथ मिलकर के इस पर स्टडी की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में ओपन एयर क्लासरूम पर शिक्षालय शुरू किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल सरकार 7 फरवरी 2022 को प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम पर शिक्षालय यानी पड़ोस स्कूल शुरू करेगी। पैरा शिक्षक और प्राइमरी विद्यालय के शिक्षक कक्षा 1 से 5 को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की परियोजना का हिस्सा होंगे। शिक्षालय के छात्रों को मध्याह्न भोजन भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाता है कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों के लिए एक ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम पर शिक्षालय की जो शुरुआत है वो किसने की है, तो ये की गई है पश्चिम बंगाल में। दोस्तों यहाँ पर पश्चिम बंगाल की है, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 42 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है और 16 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, 5 फरवरी 2022 को पंडित भीमसेन जोशी की कौन सी जयंती मनाई गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 100वीं जयंती। पंडित भीमसेन जोशी को अब तक के सबसे महान गायकों में से एक माना जाता है, जिन्होंने 4 दशकों से अधिक समय तक भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में गहरा योगदान दिया। 5 फरवरी 2022 को पंडित भीमसेन जोशी की 100वीं जयंती मनाई गई और इन्हें 2008 में भारत रत्न दिया गया था। उन्हें कलाश्री, ललित भटियार और मारवाश्री जैसे नए रागों को बनाने का श्रेय भी दिया जाता है, जबकि उनकी कुछ सबसे लोकप्रिय राग मालकोश, अभोगी, ललित, यमन और असावरी टोडी हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि अब तक की सबसे महान गायकों में से एक पंडित भीमसेन जोशी की 5 फरवरी 2022 को 100वीं जयंती मनाई गई और इनसे रिलेटेड ध्यान रखना है कि इन्हें 2008 में भारत रत्न दिया गया था। तो दोस्तों ये थे 7 फरवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, गणतंत्र दिवस परेड 2022 की सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किस राज्य को चुना गया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, उत्तर प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में स्टैच्यू ऑफ इक्वेलिटी का अनावरण किसने किया? ऑप्शन नंबर ए है राजनाथ सिंह, बी है नरेंद्र मोदी, सी है अमित शाह और डी है रामनाथ कोविंद। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।